हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द 15 मिनट्स ऑडिट रिवीजन सीरीज। तो आज स्क्रीन पे जो ऐसे लिखा हुआ है उसको देख के काफी सारे बच्चे खुश हो गए होंगे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड ऐसे। मतलब मैं क्या बताऊं, हर वीडियो के कमेंट में जब मैं पूछती हूँ कि मैं नेक्स्ट ऐसे कौन सा लूं, सारे बच्चे थोक में एक ही मैसेज करते हैं, दैट इज ऐसे 315। तो ठीक है, मैंने आपकी विश पूरी की है। आज आपके लिए ऐसे 315 आ गया है, दैट इज तुम्हारा जो विश था, इट्स बीन ग्रांटेड। ओके, चलिए जी। तो मैडम, सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तुमको इस ऐसे में दिक्कत क्या हो रही है। मतलब ऐसा अगर मेजोरिटी बोल रही है मैडम ये ऐसे करवा दो, ऐसी क्या दिक्कत हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि इस ऐसे को इन दी क्विकेस्ट फास्टेस्ट वे पॉसिबल आपके लिए इजी बना दूं, आपके लिए फिंगर टिप्स पे इस ऐसे को ले आऊं। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्योंकि मैंने आपकी विश ग्रांट की है, तो सबसे पहले आपको भी मुझे कमेंट्स में बताना पड़ेगा इस ऐसे को पढ़ने के बाद कि आपको ये ऐसे कितना इजी हो गया है इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए। अगेन एक और चीज बता दूं, ये एक रेगुलर क्लास नहीं चल रही है, ये एग्जाम से पहले की रिविजनरी सेशंस चल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मैं ये अजम्पशन के साथ आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि एक बार आपने इन चीजों को पहले पढ़ा है, तो वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए आए काम की बात करें और ऐसे 315 को पढ़ें। ऐसे 315 किस पे है? ऐसे 315 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे। मतलब देखो, मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी एंटिटी की ऑडिट करने जाते हो तो क्या आपको एंटिटी के बारे में सब पता होता है? इनिशियली आपको सब पता होता है क्या? क्या आपको पता होता है एंटिटी में कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी रिस्क है गलतियां होने की, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होने की कितनी रिस्क है? तुम्हें पता है क्या? नहीं। तो आपको कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। मतलब रिस्क को पकड़ने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, रिस्क का अंदाजा लगाने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाते हो तो आपको कंपनी के बारे में सब कुछ थोड़ी पता है। आपको क्या पता कितनी रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होने की कितनी रिस्क है, आपको नहीं पता। तो आप क्या करते हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हो, सो दैट आप अपने ऑडिट को प्लान कर सको। राइट? तो क्या होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? मतलब आप कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो जिससे कि आप एंटिटी को समझ सको, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझ सको, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझ सको, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको, असेस कर सको कि कितनी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की। अब आप किसी कंपनी की ऑडिट करने चले गए तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या कितनी रिस्क है गलती होने की? नहीं। आप कुछ ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे जिससे आप एंटिटी को समझोगे, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझोगे, इंटरनल कंट्रोल को समझोगे, जिससे कि तुम आइडेंटिफाई कर सको, पता लगा सको कि कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की। राइट? तो मैडम, हम कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं? कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करके हम एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं? कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स? आपको अगर एंटिटी को समझना है, उसके इन्वायरमेंट को समझना है, इंटरनल कंट्रोल को समझना है, तो आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे? ऑडिटर बेटा 3 तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स करता है। इंक्वायरी करता है। आप इंक्वायरी किससे करोगे? मैनेजमेंट से। और जो दूसरे लोग हैं एंटिटी में, दूसरे लोग मतलब इंटरनल ऑडिटर से पूछ लो, उनकी कोई इन हाउस लीगल टीम है उनसे पूछ लो, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एम्प्लॉइज वगैरह है, सेल्स एंड मार्केटिंग के जो लोग हैं उनसे पूछ लो, जो लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं उनसे आप इंक्वायरी करो। तो आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो जिससे आप एंटिटी, उसके इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को समझते हो? आप इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट से और दूसरे लोगों से। आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो। अब ये क्या होता है? ये ऐसे 520 में कल ही के रिविजन सीरीज में मैंने ये लिया था, है ना? एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है? राइट? ऑडिटर और क्या करता है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करता है। ऑब्जर्वेशन करता है मतलब ऑडिटर चीजों को ऑब्जर्व करता है, दैट हाउ द प्रोसेस इज बीइंग डन बाय द एंटिटी। एंटिटी किस तरह से अपना कामकाज कर रही है, आप प्रोसेस को समझने के लिए आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, किसका? बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करेंगे। तो आप ये 3 ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। बोलो मेरे साथ, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इनको करके आप एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल को क्या करते हो? समझते हो। चलिए आइएगा। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क, कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, आप क्या करते हो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हो। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है? मतलब क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप रिस्क का अंदाजा लगाते हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे असेस करते हो रिस्क को,
व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस? देखो, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे. दैट इज हाउ आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाओगे. ठीक है, रिस्क को कैसे पता लगाओगे? ऊपर पढ़ा है ना, एंटिटी को समझ के, इन्वायरमेंट को समझ के, इंटरनल कंट्रोल को समझ के रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे. एक बार आपको पता चल जाए कि इतनी रिस्क है, आप रिस्क को क्या करोगे? असेस करोगे, देखोगे क्या कि क्या ये रिस्क पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रही है एंड बहुत सारे असर्शंस भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं क्या. तो आप रिस्क को खोल के देखना, असेस करना. आप रिस्क को क्या करोगे? असेस करोगे. क्या ये रिस्क पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रही है और बहुत सारे असर्शंस भी इफेक्ट हो रहे हैं क्या, है ना. और आप रिस्क को रिलेट करने की कोशिश करोगे. रिस्क तो आइडेंटिफाई हो गई, एंटिटी को समझ के, इन्वायरमेंट को समझ के रिस्क तो तुमने आइडेंटिफाई कर ली, रिस्क को तुम असेस भी कर लिए. अब तुम रिलेट करोगे, जो रिस्क तुमने आइडेंटिफाई की है इसे रिलेट करने की कोशिश करोगे कि क्या चीज गलत हो सकती है, इस रिस्क की वजह से कहां कहां क्या क्या गलती हो सकती है एंड इन गलतियों का लाइक्लीहुड क्या है, कितने चांसेस है गलती होने का एंड कितनी बड़ी गलती हो सकती है इस रिस्क की वजह से. तो ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. मतलब पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना, खोल के देखना कि रिस्क पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रही है क्या. फिर आप रिलेट करते हो क्या कि इस रिस्क की वजह से क्या क्या गलत हो सकता है और जो गलत होगा उसका लाइक्लीहुड और उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है. तो ये हो गया आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. समझे क्या बच्चे? समझ गए मैडम? ऑल राइट, ओके. आगे मैडम, आपने तो बहुत इजीली बोल दिया कि ऑडिटर क्या करेगा? एंटिटी को समझेगा, उसके इन्वायरमेंट को समझेगा, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझेगा. आपने तो बहुत इजीली बोल दिया. मैडम, ऑडिटर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर कुछ ऑडिट प्रोसीजर करता है जिससे वो एंटिटी, उसके इन्वायरमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है. मैडम, एंटिटी को लेके, उसके इन्वायरमेंट को लेके ऑडिटर क्या समझेगा, ये तो बताओ. तो आइए, आप एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को लेके क्या चीज समझोगे? इसका एक मेमोरी टेक्निक है. अगर आपने ऑडिट मेरे से पढ़ा है तो आपको ये मेमोरी टेक्निक याद होगी, अच्छे से याद होगी. लेकिन अगर आपने मेरे से ऑडिट नहीं पढ़ा तो आप इस मेमोरी टेक्निक को अभी जान जाओगे. ठीक है, चलो. आप एंटिटी को और उसके इन्वायरमेंट को समझते हो, उसके बारे में क्या समझते हैं? एंटिटी को समझना मतलब क्या? उसके इन्वायरमेंट को समझना मतलब क्या? मतलब फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यू. मैडम, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब कुछ नहीं है बेटा, इट्स जस्ट अ मेमोरी टेक्निक. बताओ, बोलो मेरे साथ. फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यूज. मैडम, इस लाइन का मतलब क्या हो? कुछ मतलब नहीं है भाई, बोल मेरे साथ. फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यूज. अच्छा, तो मुझे बताओ, ऑडिटर एंटिटी को लेकर, उसके इन्वायरमेंट को लेकर क्या समझेगा? ऑडिटर रिव्यू करेगा क्या? एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को. आप क्या देखोगे एंटिटी को? आप एंटिटी को लेके क्या समझोगे? आप रिव्यू करोगे. किस चीज को? एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करोगे. अच्छा, पॉलिसीज, आप ये देखोगे एंटिटी ने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया हुआ है, कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज वो अप्लाई कर रहे हैं और क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है ना. मतलब तुम्हें जो अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करने चाहिए वही आप यूज कर रहे हो ना, इट्स कंसिस्टेंट विद एफआरएफ, इट्स अप्रोप्रिएट और नॉट, ऑडिटर चेक करेगा. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सेलेक्ट हुए हैं, जो अप्लाई हुए हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट है, कंसिस्टेंट है एफआरएफ से, ऑडिटर देखेगा. ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर देखेगा कि एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. मतलब हर एंटिटी का अपने ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं, तो एंटिटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है एंड क्या क्या बिजनेस रिस्क आ रही है जिसकी वजह से रिस्क हो मिसस्टेटमेंट होने की. तो ऑडिटर एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स देखेगा, स्ट्रैटेजीज देखेगा और क्या देखेगा, क्या क्या बिजनेस रिस्क आ रही है. अब देखो, जब आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस से एसोसिएटेड बहुत रिस्क होती है जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो सकते हैं. तो क्या क्या बिजनेस रिस्क आ रही है जिसकी वजह से रिस्क आए मिसस्टेटमेंट होने की. तो मुझे बताओ, फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यू. क्या रिव्यू करोगे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. पॉलिसी में देखोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक है कि नहीं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस रिस्क दैट्स कॉजिंग द रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट. इज टू, फैक्टर इज टू से आप क्या देखोगे? एंटिटी का नेचर, एंटिटी का स्वभाव. नेचर मतलब एंटिटी का नेचर देखोगे. इज टू मतलब फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव ना, तो नेचर ऑफ एंटिटी कैसे देखोगे? इससे देखोगे. मतलब आप ये देखोगे एंटिटी ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कहां कहां प्लान कर रही है एंटिटी इन्वेस्ट करने के लिए. एस,
एंटिटी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, एंटिटी किस तरह से फाइनेंस्ड है, पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन ले रहे हैं, क्या है, ओन फंड्स है, क्या है। तो एंटिटी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से फाइनेंस्ड है। टी का मतलब कुछ नहीं है। ओ, एंटिटी के ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखोगे, ओनर्स कौन है, किस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो देखोगे। एंड ओ फॉर एंटिटी के ऑपरेशंस देखोगे, कामकाज देखोगे। तो नेचर देखोगे एंटिटी का, नेचर मतलब इज टू, एंटिटी क्या इन्वेस्ट कर रही है, एंटिटी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस्ड है, एंटिटी की ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड एंटिटी की ओनरशिप ऑपरेशंस को देखोगे, किस तरह से धंधा कर रही है। फैक्टर, फैक्टर मतलब आप देखोगे कौन से ऐसे इंडस्ट्री फैक्टर्स हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आपकी एंटिटी है जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, तो इंडस्ट्री के फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द एंटिटी। तो आप ये सारे फैक्टर्स देखेंगे, इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एंटिटी को इंपैक्ट कर रहे हैं वो आप देखोगे। तो मुझे बताओ एंटिटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके क्या समझोगे। फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यू। रिव्यू किसको करोगे, बोल मेरे साथ, चौथी बार बोल रही हूँ, रिविजन में रिविजन हो रहा है। फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड रिव्यू। रिव्यू किसको करोगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी देखोगे अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। फैक्टर इज टू ऑब्जेक्टिव, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज देखोगे, बिजनेस रिस्क देखोगे इंपैक्टिंग दी एंटिटी, राइट। इज टू इज नेचर, इन्वेस्टमेंट, स्ट्रक्चर, ओनरशिप एंड ऑपरेशंस। फैक्टर्स मतलब कौन से बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंडस्ट्री फैक्टर्स इंपैक्टिंग दी एंटिटी। तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, ताकि आपको पता चले कितनी रिस्क है मिसस्टेटमेंट होने की, ठीक है। अब जब बेटा आप रिव्यू करते हो एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू करना मतलब मैडम क्या, मतलब आप उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हो, की रेशियोज देखते हो कि एंटिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू, जब अब मान लो आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप रिव्यू कैसे करोगे, उनके की रेशियोज देख के, उनके की परफॉर्मेंस, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस पता चले, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखोगे। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब साल भर दर साल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, पीरियड टू पीरियड, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे। कंपनी के बजट्स एंड फोरकास्ट देखोगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या क्रेडिट रेटिंग दी है कंपनी को, वो सब देखोगे, जिससे आपको कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। पीरियड टू पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया, बजट्स देखोगे, कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखोगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने किस तरह की क्रेडिट रेटिंग दी है वो सब देखोगे, राइट। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से आप एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को समझते हो। रही बात इंटरनल कंट्रोल की, तो इसकी तो अपनी एक कहानी है, इस कहानी को हम कभी नेक्स्ट सेशन में कभी लेंगे। ऐसे 315 में एंटिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में क्या समझते हो ये तो आप समझ गए, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है वो आप समझ गए। अब इंटरनल कंट्रोल की जो कहानी है वो अपने आप में लंबी कहानी है, उसको हम अलग से किसी सेशन में लेंगे। तो आई होप आपको अगर इस चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ले लो, चैप्टर नंबर 3 ले लो, बच्चे इतना बोलते हैं, तो आई होप इस ऐसे वाली, ये जो ऐसे 315 की वाली जो वीडियो है, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऐसे में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। तो आई होप इस छोटी वीडियो द्वारा मैं आपको हेल्प कर सकी। इफ़ यस, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स दे एनकरेज मी अ लॉट। एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो को यू हैव टू मेक दिस प्रॉमिस टू मी कि जिस भी बच्चे को ऐसे 315 में दिक्कत है, आपके किसी भी दोस्त, भाई, बहन, जिसको भी इस ऐसे में दिक्कत है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है अगर समझ के पढ़ा जाए तो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट ऐसे वीडियो। टिल देन, बाय बाय।